हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 12, जिसमें हमने समझा कि स्टेट कौन होता है और फंडामेंटल राइट्स किस पर अप्लाई करते हैं। आज हम मूव कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कोर प्रोविजन पर, जो है आर्टिकल नंबर 13, जिसे कहा जाता है द हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जिसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है। आर्टिकल 13 बेसिकली बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कोई भी अगर ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स के इन वायलेशन होगा या अगेंस्ट होगा, उसे वॉइड माना जाएगा। उसे वॉइड माना जाएगा यानी कि अनएनफोर्सिएबल माना जाएगा, यानी कि अनएनफोर्सिएबल माना जाएगा। यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऐसे लॉज नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो कोई भी ऐसे लॉज हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो उन्हें नल एंड वॉइड माना जाएगा। उन्हें नल एंड वॉइड माना जाएगा। ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। सिंपली अगर हम कहें, कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लॉ है या फ्यूचर लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो चलेगा नहीं, तो वो चलेगा नहीं। आर्टिकल 13 के अंदर 4 क्लॉजेस हैं। आर्टिकल 13 के अंदर 4 क्लॉजेस हैं। सबसे पहला क्लॉज कहता है, सबसे पहला क्लॉज हमें बताता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हैं उन्हें वॉइड माना जाएगा। क्लॉज 1 टेल्स यू कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले वाले सारे लॉज, यानी कि ब्रिटिश टाइम वाले लॉज, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं तो हम उन्हें वॉइड मानेंगे। वो वॉइड हो जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी सब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं। उनमें अगर ऐसा कोई प्रोविजन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो हम उसे इनवैलिड मानेंगे, तो हम उसे इनवैलिड मानेंगे। क्लॉज 2, व्हाट डज क्लॉज 2 टेल यू? स्टेट कैन नॉट मेक लॉज विच आर इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि स्टेट को प्रोहिबिट किया जा रहा है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा लॉ ना लाया जाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। यानी अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई नया एक्ट पास करती है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, दैट पार्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। उसको स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा। क्लॉज 3 डिफाइन करता है लॉ वर्ड को। क्लॉज 3 डिफाइन करता है लॉ वर्ड को। ये कहता है इट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि लॉ का जो मीनिंग है वो एक बहुत ही वाइडर मीनिंग है। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? उसके अंदर आपकी ऑर्डिनेंस भी आ जाएगी, कोई बाय लॉ है वो भी आ जाएगा, कोई रेगुलेशन है वो भी आ जाएगी, कोई ऑर्डर है, कोई रूल है। सो इट हैज़ अ वेरी ब्रॉडर डेफिनेशन which is inclusive of all these terms, which is inclusive of all these terms. जो हमारा clause 4 है, it was added by the 24th constitutional amendment and it said nothing in article 13 shall apply to amendments made under article 368। यानी कि पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा आर्टिकल 13 के पर्पसेस के लिए। The amendments that are made under Article 368 will not be called as law for the purpose of Article 13. For the purpose of Article 13.
यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन जुड़ा है, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन जुड़ा है। जब हमने कहा दैट लॉ हैज़ अ वेरी ब्रॉडर मीनिंग, लॉ हैज़ अ वेरी ब्रॉडर मीनिंग, तो लॉ होता क्या है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए कहता है दैट द वर्ड लॉ इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी लॉज, यानी कि जो एक्ट्स हमारा लेजिस्लेचर पास करता है, ऑर्डिनेंसेस दैट आर इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, कोई बायलॉज हैं, कोई रूल्स हैं, कोई नोटिफिकेशंस है, एंड इवन द कस्टम एंड यूजेजेस दैट आर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब अगर कोई एंशिएंट प्रैक्टिस भी लॉ की तरह इन्फोर्स होती है और हम वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, then it will be deemed as invalid. For example, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस थी दैट वर कस्टम्स, बट आर्टिकल 17 के बाद उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। Then there comes your judicial review under Article 13. It is a core concept under Article 13, यानी कि कोर्ट्स के पास पावर है टू एग्जामिन वेदर अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। ये कंसेप्ट हमने डायरेक्टली लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, मरबरी वर्सेस मैडिसन 1803 केस रेफरेंस है जहाँ से हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया है। इंडिया में आर्टिकल 13 जुडिशरी को ये पावर देता है कि वो किसी भी लॉ को इनवैलिडेट कर सके अगर वो इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। इन द केस ऑफ ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, कोर्ट ने इनिशियली एक रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन लिया था और कहा था सब फंडामेंटल राइट्स को सेपरेटली देखा जाएगा, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, but the position was later changed in the case of Maneka Gandhi versus Union of India. In the case of State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar, State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar 1952, law providing special courts for some person was struck down as it violated equality under Article 14. In the case of Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala, कोर्ट ने कहा था जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Parliament cannot take away this power through any amendment. In the case of Minerva Wells versus Union of India, it reinforced that limited amending power and judicial review are the basic features of the Constitution. जब हम आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं तो देयर इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पर वो लिखते हैं कि जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है आप उतने को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हो। हेयर कम्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो आर्टिकल 13 से ही निकला है, विच इज दैट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या मतलब है इसका? अगर किसी लॉ का कुछ पार्ट वैलिड है और कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो सिर्फ वो इनवैलिड हो सकता है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, एंड पूरा एक्ट नहीं। कोर्ट्स ट्राई करते हैं कि वैलिड पोर्शन को सेव किया जाए जब तक दोनों पार्ट्स सेपरेबल हों। In this particular case, RMDC versus Union of India in the year 1957, court said अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को अलग किया जा सकता है तो बाकी लॉ भी वैलिड रहेगा। It ensures the stability in the legal system. एक और डॉक्ट्रिन निकल के आता है which is doctrine of eclipse. It means, ये बात कर रहा है अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। ये मेनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर अप्लाई होता है। अगर कोई पुराना लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो एक्लिप्स्ड, शैडोड हो जाता है, कंप्लीटली डेड नहीं होता। जैसे ही फंडामेंटल राइट्स अमेंड होते हैं वो लॉ रिवाइव हो सकता है।
In this case, Bikaji Narayan Dhakras versus State of MP in the year 1955, मोटर व्हीकल एक्ट्स के प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा था, पर अमेंडमेंट के बाद उन्हें रिवाइव कर दिया गया था। देन इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर विच सेज वेवर का मतलब है वॉलंटरली गिविंग अप योर राइट, बट कोर्ट्स ने यहाँ पर क्लियरली बोला जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर sacrosanct. They cannot be waived by an individual. In this case of Basheshwar Nath versus ITO 1959, no person can waive their fundamental rights. These are mandatory for state compliance. कोई एक इंडिविजुअल उन्हें ऐसे वायलेट नहीं कर सकता। Then comes your constitutional amendments. Article 13 Clause 4. Amendments law नहीं है for the purpose of Article 13. Initially सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी लॉ होती हैं। इनिशियली कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो लॉ होती हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता, बट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसके बाद ये क्लैरिफाई हो गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को ऐड किया गया जहाँ पर क्लियरली लिखा था कि अमेंडमेंट्स जो हैं अंडर आर्टिकल 368 दे विल नॉट बी टर्म्ड एज लॉ अंडर आर्टिकल 13। कौन से केस में कहा था कोर्ट ने ये? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In the case of Shankari Prasad versus Union of India 1951 में कहा था that amendments are not law. This case was overruled in Golaknath versus State of Punjab 1967 में This judgment overruled the earlier stand taken by the Supreme Court और बोला फंडामेंटल राइट्स तो अमेंड ही नहीं हो सकते। द एंटायर कन्फ्यूजन वॉज सेटल्ड इन द केस लॉ ऑफ केशव नंदा भारती, जहाँ पे लॉ को सेटल किया गया एंड सेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट देन इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो टू सम अप वी कैन सिंपली से दैट आर्टिकल 13 एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करता है बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। इट सेज दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, इफ फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग इन्फ्रिंज्ड, तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और यही है इंडिया की डेमोक्रेसी का एसेंस, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो अब आप भी किसी लॉ को पढ़ें, आर्टिकल 13 को हमेशा याद रखें, बिकॉज इट इज़ द प्रोविजन जो आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, दे आर एनफोर्सेबल शील्ड्स, और आर्टिकल 13 उनको लाइफ देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे आर्टिकल 14, दैट इज योर राइट टू इक्वालिटी, द मोस्ट साइटेड एंड द पावरफुल आर्टिकल इन द इंडियन लॉ। टिल देन